हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर यशस्वी मेडेक्स। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ विज्ञान में तर्क, लॉजिक क्या होता है। ये जो तर्क टॉपिक है ये अनुमान प्रमाण के अंदर आता है। तो तर्क क्या है? तर्क स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। गौतम का न्याय सूत्र पहला ग्रंथ है जिसमें तर्कशास्त्र का व्यवस्थित ढंग से विचार किया गया है। तर्क की परिभाषा क्या होती है? न्याय दर्शन के अनुसार अविज्ञात तत्वे अर्थे कारण उपपत्ति तस् तत्वज्ञान अर्थ मुँह अस्तर का। इसका मतलब न जाने हुए किसी विषय के तत्व को उचित प्रकार से समझने के लिए कारण और उपपत्ति पूर्व विचार विमर्श करना तर्क कहलाता है। कहने का मतलब जिसे कोई विषय कोई लोग नहीं जानते फिर भी उस पर कोई अपना निर्णय दे देते हैं, लेकिन उसको हम पे तर्क करना चाहिए, मतलब उसमें विचार विमर्श करना चाहिए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तर्क के भेद। तर्क के भेद कितने प्रकार के बताए गए हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से हैं? प्रमाण बाधित, आत्म आश्रय, अन्योन्य आश्रय, चक्र का आश्रय और अनावस्था। तो प्रमाण बाधित क्या होता है? दूसरे के पक्ष की असंभाव्यता को दिखाकर अपने पक्ष को सही दिखाना प्रमाण बाधित तर्क है। एग्जाम्पल क्या है? आग ना होती तो धुआं कहाँ से आता, कांवला ना होता तो आंखें पीली कैसे होती। ठीक है ना। ये प्रमाण बाधित है, मतलब इसका प्रमाण है इसलिए वो है। अब आगे आ गया आत्म आश्रय। जिस वस्तु को सिद्ध करना हो उसके लिए उसी का सहारा लेना आत्म आश्रय है। इसे गिलोय ज्वर हर है, मतलब ज्वर को हर करता है, कम करता, खत्म करता है ना, अतः उससे ज्वर का नाश होता है। ये आत्म आश्रय हो गया। फिर है अन्योन्य आश्रय। एक वस्तु को दूसरे के आधार पर और दूसरे को प्रथम वस्तु के आधार पर सिद्ध करना अन्योन्य आश्रय है। जैसे ईश्वर का अस्तित्व है क्योंकि वेद ऐसा कहता है, तथा वेदों में लिखा सब सत्य है क्योंकि वो ईश्वरकृत है। हाँ, ये चीज़ है। और चौथा है चक्रक आश्रय। चक्रक आश्रय क्या है? वस्तुओं का एक दूसरे पर अवलंबित होना और उन्हीं में से एक के सहारे दूसरे को सिद्ध करना चक्रक आश्रय है। मंडल में तर्क करने को चक्रक आश्रय कहा जाता है। इसका उदाहरण क्या है? राजेश उठ, ऐसा कहकर राजेश को नींद से उठाना। यहाँ यह तर्क लगाना कि यदि राजेश जाग नहीं रहा होता तो सुनता कैसे, इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष नहीं होता तो शब्द कैसे सुना जाता, और यदि जाग नहीं रहा होता तो इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष कैसे होता। यहाँ जागृत होने का सुनने के आधार पर, सुनने को इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष के आधार पर और पुनः इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष को जागने के आधार पर सिद्ध किया गया है। इसे क्या कहते हैं? चक्रक आश्रय कहते हैं। और इसका लास्ट 5वां है अनावस्था। तो अनावस्था क्या है? जब किसी परंपरा का अनुसरण बोलते तो उसको फॉलो करना करते समय उसका अंत कहीं नज़र नहीं आता तो उसे अनअवस्था कहते हैं। उदाहरण क्या है? सृष्टि उत्पत्ति का कारण ढूंढते ढूंढते अंततः कारण तक पहुंच जाता है, यदि ना पहुंचे तो अनअवस्था आ जाती है। ठीक है ना। ऐसा ना हो इसलिए हम ईश्वर तत्व को मान लेते हैं, क्योंकि हम जान ही नहीं पाएंगे कि सृष्टि की उत्पत्ति क्यों हुई थी और ये सृष्टि ख़त्म कब होगी, है ना। ये सृष्टि कहाँ तक है ना, अंतरिक्ष कहाँ तक है, ये सब हम नहीं जान सकते। इसलिए हमको ईश्वर तत्व को मानना पड़ेगा, क्योंकि कोई तो है जो इसको बनाया है। ठीक है ना। मेरे पूर्व पिता, उनके पूर्व पिता, उनके पूर्व, इस प्रकार के तर्क का कोई अंत नहीं होता, अतः इसे अनावस्था कहते हैं। ठीक है ना। तो वही है, जिस तर्क का कोई अंत नहीं है उसको अनावस्था कहते हैं। अभी चार्ट दिया गया है, एग्ज़ाम में अगर ये आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा कि तर्क लिखिए, तर्क के 5 भेद लिखिए, तब आपको ये चार्ट इस तरह से आप दर्शित कर सकते हैं उसमें। इससे क्या होगा, कम से कम 7-8 लाइन या हाफ पेज पूरा कवर हो जाएगा, है ना। तो इसको बनाना मतलब जिस हिसाब से आप वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, डेकोरेट करके लिख रहे हैं, जितना
अट्रैक्टिव रहेगा उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। लास्ट में आएंगे अनुमान की क्रियात्मक, नैदानिक, चिकित्सीय और अनुसंधानात्मक उपयोगिता। तो चिकित्सीय जहाँ भी आएगा तो सब इम्पॉर्टेंट है। आचार्य चरक ने रोग विज्ञान के 3 साधनों का उल्लेख किया है। पहले आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। इसको हम पिछले कई वीडियो में इसको हम 2-3 बार आ चुका हमारे सामने, ठीक है ना। तो आप्तोपदेश और प्रत्यक्ष प्रमाण से जो ज्ञान होता है उसकी एक सीमा है। प्रत्यक्ष वस्तुएं अल्प हैं और अप्रत्यक्ष अनल्प हैं, ठीक है ना। इन सभी वस्तुओं का ज्ञान अनुमान से हो सकता है। अनुमान की क्रियात्मक उपयोगिता क्या है? शरीर क्रिया की दृष्टि से विचार करने पर दोषों के कर्मों का ज्ञान अनुमान से ही किया जाता है ना। अवस्थापक का अनुमान क्या ज्ञान अनुमान से ही किया जाता है। जरण शक्ति, व्यायाम शक्ति आदि का ज्ञान अनुमान से होता है। फिर क्या है अनुमान की नैदानिक उपयोगिता। व्याधि के पूर्व रूपों को देखकर व्याधि का अनुमान किया जा सकता है। गूढ़ लिंग व्याधियों का निदान अनुमान से किया जाता है। रोगी के मूत्र में चींटियां लगने से प्रमेय का अनुमान किया जाता है, क्योंकि डायबिटीज उसे, ठीक है ना। अरिष्ट लक्षणों को देखकर व्याधि की असाध्यता का अनुमान किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। चरक विमान स्थान अध्याय 4 अनुसार अनुमान द्वारा ज्ञेय विषय क्या क्या है? पाचन शक्ति से अग्नि का अनुमान, व्यायाम शक्ति से बल का अनुमान, व्यवसाय से विज्ञान का अनुमान, ठीक है ना। ये सब जो आप्तोपदेश में जो परीक्षा में पढ़े थे कि रोगियों के क्या क्या लक्षण देख के हम बता सकते हैं कि वो रोगी है, वो ना वो भी एक प्रकार का अनुमान है, ठीक है ना। फिर देखिए आसक्ति से रजोगुण का अनुमान, इसका ये श्लोक इसको भी आप याद कर सकते हैं। अज्ञान से मोह का अनुमान, द्रोह से क्रोध का अनुमान, दीनता से शोक का अनुमान, आमोद प्रमोद से हर्ष का अनुमान, संतोष से प्रीति का अनुमान, भय से विषाद का अनुमान, स्मरण शक्ति से स्मृति का अनुमान, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अनुमान की चिकित्सा उपयोगिता। अब जब हम चिकित्सा में अनुमान का क्या क्या उपयोग है वो जानेंगे। जैसे समप्राप्ति का अनुमान लगाकर ही चिकित्सा निर्धारित की जाती है। पथ अपथ निर्धारण में युक्ति के साथ साथ अनुमान का भी प्रयोग होता है। जो एक युक्ति प्रमाण होता है, ये आगे हम पढ़ेंगे, इसका भी एक चैप्टर है युक्ति प्रमाण का, ठीक है। आगे है अनुमान की अनुसंधानात्मक उपयोगिता। ज्ञान से ज्ञान प्राप्त करने की विधि को अनुमान कहते हैं। अनुमान तार्किक ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है जो दो चीज़ों के बीच अचल संबंधों की सहायता से प्राप्त की जाती है। उसी आधार पर एक को देखते हुए हम दूसरे की उपस्थिति का पता लगाते हैं। अनुमान प्रमाण 2 प्रकार का होता है। अनुसंधान में उनकी विभिन्न अध्ययन तकनीकियों के साथ सहसंबंध हो सकते हैं। क्या क्या है इसमें? शेषवत अनुमान, पूर्ववत और सम्मानितो दृष्ट। शेषवत अनुमान में क्या है? कारण का अनुमान करना, पूर्व उत्तर समूह अध्ययन, रेट्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी के साथ सहसंबंध हो सकता है। पूर्ववत अनुमान कार्य का अनुमान करना संभावित समूह अध्ययन के साथ सहसंबंधित होता है। सम्मानितो दृष्ट वर्तमान में समान रूप में देखे जाने वाली घटनाओं पर पार अनुभागी अध्ययन से संबंध किया जा सकता है। फिर है अनुमान प्रयोगात्मक अध्ययन के बाद एकत्र किए गए आंकड़ों का द्विवेचन करने में मदद करता है। इससे परिमाण निकालने में मदद मिलती है। अनुमान का अन्य प्रकार परार्थानुमान है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त ज्ञान दूसरों को वितरित किया जाता है। इसे अनुसंधान की रिपोर्ट लिखने के साथ साथ सहसंबंधित किया जा सकता है। दूसरों को इस ज्ञान को वितरित करने का साधन पंचावयी वाक्य है। पंच अवयव जो है, एक हम वीडियो बनाए उसमें आप देखिए पंचावयव क्या होता है। 5 प्रकार के वाक्य होते हैं: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। तो इनकी सहायता से सहसंबंधित किया जा सकता है ना। ठीक है, तो ये जो पंचावयव वाक्य होते हैं, इससे ज्ञान को विस्तार रूप से बताया जा सकता है कि क्या है, कैसे है, क्यों है ना। उसमें हम हाइपोथेसिस, प्रतिज्ञा देते हैं, रीजन देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं, पूरे लास्ट में हम कंक्लूजन देते हैं।
ये पंच अवयव एक वीडियो है, उसको आप देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। इसमें हम आज पढ़ें तर्क, और नीचे जो दिया गया है चैप्टर का सारांश समरी इसको कहते हैं कि अनुमान की निरुक्ति, अनुमान के प्रमाण, हेतु साध्य व्याप्ति, व्याप्ति के भेद, पक्ष सपक्ष विपक्ष। इसको लास्ट में रिवीजन के लिए आप जरूर समरी पढ़िए। ठीक है ना। हेतु, सद हेतु, हेत्वाभास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हेत्वाभास है ना। हम आज पढ़ें तर्क, तर्क की परिभाषा, तर्क के भेद। ठीक है ना। वीडियो समझ में आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।